अब ढोल जो शब्द है, अब ये पंजाब में जो ढोल बजता है उसको भी ढोली कहते हैं, मैदानों में जो बजता है उसको भी ढोली कहते हैं, पाकिस्तान में भी ढोल कहा जाता है। सभी देश के बहुत सारे वो वही ढोल है, वो शब्द तो वही है। सीधे चलने के लिए सेंधवार ताल बजाई जाती है। नदी पार करने के लिए एक मच्छी भाट ताल होती है, पुल पार करते हुए। फिर पार गए, नदी के किनारे अगर पहुँचे तो वहाँ पे गड़छल बजाई जाती है। फिर चढ़ाई चढ़े तो उकाली के ताल होता है। फिर धार में अगर पहुँच गए कहीं पे, सूचना देनी है कि भाई हम यहाँ पे आ गए, तो वहाँ पर शब्द बजाया जाता है। इसी तरह सुबह की नौबत, ये तो संभवतः और जगह अन्य जगह भी है, रात्रिकालीन नौबत भी बजती है, नूबती जिसको कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ के हर भौगोलिक स्थिति के लिए ताल बने हुए हैं। ढोल सागर में ये वर्णन है ना कि शिव ने इस संसार की जो सन्नाटा, जो जब धरती की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो सन्नाटा था उसको भंग करने के लिए ढोल की रचना की। और जैसे हम कुछ जगह देखते हैं कि कुछ जगह तो मंदिरों में बाकायदा, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ पर तो पोस्ट है बाकायदा, और तमाम अन्य पहाड़ के मंदिरों में भी ढोली की जगह तो है, लेकिन उसको उन मंदिरों में भी आर्थिक तौर से उतना अच्छा वो नहीं मिलता है कि वो कर पाए, जबकि मंदिरों की कमाई ठीक ठाक है। जैसे ही ढोल पे ताल पड़ता है तो पहाड़ में जो आदमी है उसके अंदर एक केमिकल का रिसाव होने लगता है। वो जैसे जो एक मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं, क्योंकि वो जो ढोल वादक हैं वो गांव के और उस समाज के, उस संस्कृति के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके साइकोलॉजी को, उनके विश्वासों को, उनके अंधविश्वासों को, उनका क्या निदान है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, इसकी जितनी समझ उन कलाकारों को होती है उतनी समझ किसी को नहीं। इससे संभवतः कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो उत्तराखंड का ढोल है उसका पहला जिक्र आईने अकबरी में है, अकबर के ज़माने में है उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि वो ढोल तो कोई भी ढोल हो सकता है। अब उसका जिक्र मतलब उसमें ये तो नहीं कहा गया है कि भाई वो ऐसा होता है, उसके पूरे आकार प्रकार का वर्णन तो नहीं होगा ना। बाद में कुछ लोग अमीर खुसरो को भी इसका श्रेय देते हैं कि भाई लेकिन अमीर खुसरो ने दूसरे ढोल का वर्णन किया। माने जैसे कल्पना करें आपकी ढोल बंदूरिया बजता है, पांडव तो नाचिन देवता आएगा ही नहीं किसी को। मतलब जब तक मैं उस अर्थों में बोल रहा हूँ, मतलब जी प्रासंगिक हो जाएगा ना वो। मतलब बैंड पे तो नाच ही नहीं सकता है ना, वो तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। बग्वाल नृत्य है, ओणा नृत्य है, आपका गोरील भैरो है, तमाम मतलब बहुत सारे उसमें ढोल का प्रयोग होता है, बहुत सारी चीजें। बारामासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड की एक जानी मानी पर्सनालिटी हैं। शिक्षा विभाग में लंबे समय तक कार्यरत रहे और गढ़वाली में और हिंदी में कई सारे नाटक, कई पुस्तकें लिख चुके हैं। उन व्यक्ति का नाम है नंद किशोर हटवाल। नंदा देवी पर उनका विस्तृत काम है। उनके लिखे हुए, उनके संकलित किए हुए गीतों को नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने स्वर दिए हैं, प्रीतम भरतवाण ने अपने स्वर दिए हैं, और तमाम उत्तराखंड के लोक गायकों ने उनके संकलित किए गीत गाए हैं। उनके गढ़वाली में लिखी कहानियाँ, भयमुक्त बुग्याल जो उनका कहानी संग्रह है, बहुत चर्चित हुआ और उत्तराखंड के लोक पर इतनी मजबूत पकड़ रखते हैं कि उत्तराखंड के लोक गायन पर, लोक नृत्यों पर उनकी किताबें हैं। उनके साथ बारामासा एक श्रृंखला शुरू कर रहा है बातचीत की, जिसमें उत्तराखंड के तमाम लोक से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात होगी। हटवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। तो ये जो पहला एपिसोड हम सर के साथ में शुरू कर रहे हैं, उसमें बात एक ऐसे वाद्य यंत्र की जो उत्तराखंड का ऑफिशियली राज्य वाद्य यंत्र भी है, यानी कि स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, और वो इंस्ट्रूमेंट है ढोल। तो ढोल का उत्तराखंड से कितना गहरा नाता है, यदि ढोल ना हो तो उत्तराखंड के लोक से कितनी चीज़ें बिल्कुल आधारहीन हो जाएं, एकदम से भरभरा के गिर पड़ें, जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो कि अगर ढोल ना हो तो मंडाण कैसे लगें, अगर ढोल ना हो तो लोक में लोक देवताओं को जागृत कैसे किया जाए। ऐसी तमाम बातों पर आज उनसे जिक्र करेंगे, ढोल के महत्व पर, ढोल से जितनी जो संस्कृति है, जो समाज है, वो किस तरह से जुड़ा है,
कितनी पीढ़ियों से ढोल के इर्द गिर्द एक अर्थव्यवस्था भी चलती है, आज उस अर्थव्यवस्था में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत इस सवाल से कि उत्तराखंड का ढोल से जो नाता है वो कैसा है, कितना गहरा है? उत्तराखंड में ढोल यहाँ की संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है और खासकर यहाँ के मानव जीवन के सबसे पहले हम उसकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको आदमी बहुत गहराई से उनका पालन करता है। तो ढोल वाद्य यंत्र यहाँ की जो धार्मिक सामाजिक परंपराओं में, सांस्कृतिक परंपराओं में, यहाँ की लोक कलाओं में, यहाँ के जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें ढोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि जैसे जन्म से लेकर के बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पहला संस्कार यहाँ पे पहाड़ों में अन्नप्राशन का होता है। तो अन्नप्राशन के दिन ढोल बजाने की परंपरा है। एक पासणी होता है, एक उत्सव, उसमें ढोल बजाने की परंपरा है। बाकी आगे जितने संस्कार, मतलब जो धर्म है 16 संस्कारों में, उन सब में ढोल बजाने की परंपरा है। यहाँ तक कि मृत्यु में भी जो अंतिम संस्कार होता है उत्तराखंड में, उस अंतिम संस्कार में भी ढोल बजाने का रिवाज था, जो कतिपय जगहों पर आज भी है। जैसे जौनसार, बाबर, रवाई क्षेत्र में, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में वो आज भी विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी शव यात्रा में ढोल बजाने की परंपरा है। वहाँ उस क्षेत्र में आज भी है और पहले ये पूरे गढ़वाल में था और चमोली में भी है आज भी ये परंपरा। रुद्रप्रयाग चमोली में लगभग जो ठीक ठाक उम्र लगा के जो व्यक्ति मरता है तो उसकी शव यात्रा में भी ढोल बजाया जाता है। बाकी शादी में ढोल बजाना ये तो सभी को पता है कि शादी में ढोल बजाया जाता है। देवता, पहाड़ के लोगों का एक देवता अवतरित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना होती है। बिना उसके वहाँ का जीवन चल नहीं सकता है। उसके पीछे कारण जो भी रहा हो, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे जो नृत्य है, देवता के नृत्य है, वो सब में मनोरंजन के लिए ही आयोजित करता था आदमी वहाँ पे। मनोरंजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान के जीवन में। मनोरंजन का बहुत बड़ा योगदान होता है उसकी संस्कृति के निर्धारण में, संस्कृति को बनाने में। तो मनोरंजन के जो नृत्य है, ये उस नृत्य के पीछे भी ढोल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसी तरह का जो ताल हम देखते हैं कि वो शुभ समाचार का है, अशुभ समाचार का है, चेतावनी का है, उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि ढोल की थाप, ढोल की ताल चढ़ाई चढ़ने के लिए, ढलान उतरने, मतलब भूगोल के हिसाब से भी वो बदलती है। उसके बारे में भी बताइएगा। कि असल में वो जो ढोल है, जैसे मोबाइल है ना, तो ये विदेशों में बना हुआ है और तब हमने इसको ग्रहण किया, तब हम उपयोग कर रहे हैं इसका। ढोल यहाँ के जनजीवन में पैदा हुआ और ठीक यहाँ के जनजीवन के हिसाब से उसका पूरे संगीत का निर्धारण हुआ है, तालों का, उसके उपयोग का। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भूगोल है, जो भू आकृतियाँ हैं, वो दुनिया में किसी वाद्य यंत्र के साथ संबद्ध हुई हो। तो ढोल ने यहाँ के भू आकृतियों को अपने में समेटा हुआ है। जैसे मतलब सभी तरह की भू आकृतियों के लिए यहाँ पे ताल का निर्धारण है। सीधे चलने के लिए सेंधवार ताल बजाई जाती है। नदी पार करने के लिए एक मच्छी भाट ताल होती है, पुल पार करते हुए। फिर पार गए, नदी के किनारे अगर पहुँचे तो वहाँ पे गड़छल बजाई जाती है। फिर चढ़ाई चढ़े तो उकाली के ताल होते हैं। फिर धार में अगर पहुँच गए, कहीं पे सूचना देनी है कि भाई हम यहाँ पे आ गए, तो वहाँ पर शब्द बजाए जाते हैं। इसी तरह सुबह की नौबत, ये तो संभवतया और जगह, अन्य जगह भी है। रात्रिकालीन नौबत भी बजती है, नूबती जिसको कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ के हर भौगोलिक स्थिति के लिए ताल बने हुए हैं। बाकी संस्कारों के लिए सब अलग अलग ताल हैं। शादी में
बारात स्वागत के लिए अलग ताल है, फिर जब चौक में पहुंचती है, स्वागत स्थल पर पहुंचती है बारात, उसके लिए अलग ताल है, मंगन स्थान के लिए अलग ताल है, बेदी के लिए अलग ताल है, बारात बैठने के तैयार होने के अलग ताल है। तो ऐसे ढोल वादक जो कलाकार हैं हमारे, बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य है उनका, बहुत अच्छा एक क्रिएशन है, संगीत रचना है उनकी, तालों की रचना है। और फिर ये जो देवता अवतरित होने के तो सभी को पता है कि जितने भी देवता हैं उन सभी के लिए अलग अलग तालों का निर्धारण किया गया है। जैसे है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार लोग, बहुत विविधता है लोक का, एक बहुत विशेषता होती है लोक की, कि लोक में वैरायटी होती है, एक जैसा नहीं होता है। जैसे मैं अगर चमोली का हूँ तो मुझे सिर्फ चमोली के पांडव नृत्यों की जानकारी होगी, उस पर ऐसा कोई किताब होती नहीं है। जैसे गति का नियम है, तो गति का नियम विज्ञान है, वो सार्वभौम होता है, मतलब इंग्लैंड में भी वही होगा तो यहाँ गढ़वाल में भी वही होगा। लेकिन फोक में बहुत अलग अलग वेरिएशन होते हैं, गांव वाइज, मतलब इलाका जो सांस्कृतिक इकाइयां हैं हमारी, जैसे हम मोटा मोटा मान लेते हैं ना, जैसे पहाड़, मध्य हिमालय या उत्तराखंड हिमालय को आप एक सांस्कृतिक इकाई कह सकते हैं, एक यूनिट। मैदान को एक आप दूसरी सांस्कृतिक इकाई कह सकते हैं। लेकिन इन सांस्कृतिक इकाइयों में भी वैरायटी मिलती है। चमोली में भी आपको ग्रामवार ढोल के तालों में आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। तो कई बार उनके मतलब कई बार इतने ताल होते हैं कि उन सब के नाम भी नहीं होते हैं। लोक में ऐसा भी होता है कि बहुत नामों का निर्धारण है, कुछों के नाम होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जैसे पांडव नृत्य में जो हमारे इधर हैं, जैसे अर्जुन जिस ताल में नाचता, अर्जुन के नाचने के लिए अलग ताल निर्धारण है, अलग ताल का। या संगीतकार तो ये कहते हैं कि होता वो कहरवा है, लेकिन वो पैटर्न एक कहरवे का ढोल पे बजता है वो, तो कहरवे का अलग पैटर्न है अर्जुन के लिए। तो जो ही वो ताल बजता है, उस गांव के लोग या उस इलाके के लोग समझ आ जाएंगे अब अर्जुन नाचने वाला। जैसे बगडवाल के लिए अलग ताल का निर्धारण है, उसको बगडवाल के ताल ही बोलते हैं। तो वो ताल बजेगा तो अगर 50 लोग होंगे तो जिस पर बगडवाल का जो पात्र होता है, जिसको अवतारी, पसवा या धामी बोलते हैं, तो उसमें बगडवाल अवतरित हो जाएगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो इस हिसाब से लोगों का मानस निर्माण भी हुआ है, मतलब लोगों का मन भी एक इस तरह का एक तैयार हो रखा है। तो वो अपने खुशी के समय के लिए किसी ताल को आप बचपन से सुन रहे हैं, खुशी के मौके के, मैं जो ही खुशियाँ आई तो ये आपने देखा, ये फिल्मों में भी होता है ना। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में प्रेम के लिए खास धुन होती है, तो जैसी वो धुन धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्रेम के समय आप उस धुन को सुनते हैं और बाद में जब खाली उस धुन को आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक वही प्रेम का एहसास होने लगता है, आप रिलेट करते हैं उससे, रिलेट करते हैं। वैसे ही ये तालों का भी है। आपने खुशी के ताल सुने हैं बचपन से या पीढ़ियों से सुन रहे हैं आप, तो कई बार अगर कोई खुशी का मौका नहीं भी है लेकिन वो ताल अगर बज रहा है तो आपको एक आनंद आना शुरू हो जाता है, आपका जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, वो टूट जाते हैं। तो ये भी ढोल ने काम किया। सिर्फ एक सांस्कृतिक ही नहीं है महत्व उसका, उसका इंसान के जीवन में, उसके खुशियों में, उसके आह्लाद, उसकी उमंग, उसके अंदर एक जीवन के प्रति, जिंदगी के प्रति एक मोह भी पैदा होता है उससे, आदमी निराश नहीं होता। एक बार क्या एक कहानी बताते थे बचपन में ना, ऐसे सुनता था मैं ढोल को लेकर के, कि एक कोई व्यक्ति था गजे सिंह नाम का, तो उस पर था, तो बहुत अच्छा था वो, गांव में, गांव का युवक था वो, नौजवान, तो बहुत बगैर कल्पना ही नहीं करते थे लोग इसके बगैर पांडव नृत्यों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था वो। हुआ कि उसकी पत्नी थी और उसकी मृत्यु हो गई और उसके 2 बच्चे थे। एक लड़का, पत्नी के जाने से वो अवसाद में चले गए, और वो बिल्कुल वो अपने साथ लगी कि ये इसने बर्बाद करना है बच्चों। मैं हर साल पांडव नृत्य होता था, महीना लग गया और कोई पांडव नृत्य की कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। तो क्या हुआ भाई, अब वहाँ का जो एक ढोल वादक था
उन्होंने कहा भाई क्या है इस साल तुम्हारा क्या है विचार? पांडव नहीं नचा रहे। भाई यार नचाना तो था, पर अब जिस पर हमारा भरोसा था, जो हमारा सबसे काबिल आदमी था, उसके हालत तो वैसे हो गए। किसी से ना कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही समझ लो, वो तो तैयारी नहीं हो रहा। तो अब अर्जुन तो मुख्य चीज़ है, कौन नाचेगा अर्जुन? चलने लग गया। उसने कहा यार कोई बात तो है ये। वो गया फिर दूसरे दिन वो गाँव में आया, सीधे सरपंच साहब से मिला। उन्होंने कहा भाई तुम तैयारी करो। अरे प्रधान पंच प्रधानों ने कहा भाई तैयारी करो काहे की? भाई पहले तो उसको तैयार करना कि नहीं, वो आप रहने दो, वो मुझ पर छोड़ दीजिए कि भाई वो अब किस पे निकालेगा तू? अर्जुन कौन नाचेगा, कौन होगा मतलब सबसे। गोविंदो ने कहा भाई देखो तुम्हारा है, तुम तैयारी करो पांडव नृत्य की, ये मैं जिस पे निकालूंगा अर्जुन, ये मेरा जिम्मेदारी है, तुम बुलाओ रिश्तेदार वगैरह सब होता है, बड़ा उत्सव होता था उस ज़माने में। लोग आ गए, सारा गांव में इकट्ठा हो गया, रिश्तेदार यार आबाद इधर उधर से सब होता है। जैसे आ गए साहब, लोग इकट्ठे हुए, सबके दिमाग में ये था कि भाई अर्जुन का क्या होगा। ये गोविंदो ने मैं युधिष्ठिर का ताल बजा, युधिष्ठिर आ गए साहब, नाचने लग गए। फिर भीम का ताल बजा, उनके ताल बजाने लग गया। लोग किसी से बात भी नहीं की गांव में कि ये तो तैयार रहना, ये क्या मतलब कोई विकल्प भी नहीं किया तैयार, सीधे ताल बजाने लग गया। अब ताल बज रहे साहब, तो जो अर्जुन का पसवा था गजे सिंह, वो इतने जिस पांडव नृत्य के लिए वो अपनी जान दे देता था। मतलब लोग ऐसा कहते थे कि जिस दिन से शुरू हो जाता उस दिन से वो खाना भी नहीं खाता था, इतना उत्साह उसके अंदर रहता था, इतनी जिम्मेदारी से वो काम करता। वो अपने घर में बैठा हुआ है, सोए लेटा हुआ है चारपाई में, खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं उसके दिमाग में। वो अर्जुन के ताल पड़ने लग गए। उसने बाहर दिखाया, चांदनी लगी हुई है, पूस का महीना, अर्ध मूर्छित अवस्था में था वो। उसके अंदर वो चेतना आने लगी। वो जो पीढ़ियों से जिस ताल पे सुन करके उस पे देवता आता था, वो रक्त का सिंह उठ गया, बेचैनी होगी उसको, उसके अंदर वो नर्तक जाग गया। उसका जो डांस जो होता था, उसने ना कि उसने मतलब एक तरह का किस्से को होते हैं लोग, उसने साहब अपने निंदरी से एकदम उस पर देवता आ गया अंदर ही, और उसने वहाँ से फाल मारी चौक में, वहाँ से वो रात को दौड़ करके और सीधे जहाँ पांडव नाच रहे थे वहाँ गया और उसने कूद मारी और नाचने लग गया। दड़ 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 करके जैसी ताल बज रही थी वो नाचने लग गया। लोगों ने जैसा होता है फिल्मों में ही तालियां बजाई और सारा मतलब जो सन्नाटा था वो खत्म हो गया। उसने लोगों को ये समझा रखा था, गजे सिंह ने सिर्फ ये मत बोलना कि ये रहा मत बोलना उसको, ये रहा तेरे गड़ी हुएगी सोएगी है, और पूती मत दिखाना उससे कोई नहीं। पहले था वैसे उससे बातचीत करना, और दूसरा भोजन तो होता ही है पांडवों को, उसको भोजन खिलाना, और कुछ नहीं जैसे पहले आप बिहेव करते थे वैसा उससे व्यवहार करना। कोई भी नहीं तो फिर वो वहीं चले जाएगा वापस, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गोविंदू जो ढोली है, जो ढोली है, तो जो ढोल वादक हैं वो गांव के और उस समाज के, उस संस्कृति के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी साइकोलॉजी को, उनके विश्वासों को, उनके अंधविश्वासों को, उनका क्या निदान है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, इसकी जितनी समझ उन कलाकारों को होती है उतनी समझ किसी को नहीं होती है। बाकी लोगों की समझ ग्रंथों से होती है ना, भी किसी किताबें पढ़ी मैंने, बाहर की किताबें इधर उधर की पढ़ी, वो जिसका हमारे समाज से लेना देना ही नहीं, तो हम उस समझ को थोपते हैं। जबकि उनके वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो पीढ़ियों से होते हैं, उसको पता है ना कि यहाँ के आदमी को क्या चाहिए। इस गांव समझ और उनकी विद्या इतनी डिसेंट्रलाइज होती है, इतनी विकेंद्रित होती है कि वो बिल्कुल वहाँ के एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हो कि इसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, इसमें कैसी कला चाहिए। यहाँ हमारे समाज का एक दुर्भाग्य रहा ना कि हमने ऐसे जो समाज के ऐसे तत्व थे, ऐसा वर्ग था, उसको एकदम अलग हाशिए पर खड़ा कर दिया, उनके साथ इस तरह के भेदभाव करके। उससे उनका तो हुआ ही नुकसान, लेकिन बाकी हमारे समाज का भी एक इतना बड़ा नुकसान है कि इसको हम अगर ऐसा ही रहा तो कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे भरपाई करने की।
लोक में तो आपको पता है कि 100% ये व्याख्या करते हैं कि देवताओं की कृपा हो गई, उन पांडवों की कृपा थी। अब देखो वो पांडवों की नहीं करता वो तो उसने कभी ठीक नहीं होना था। ये तो एक लोक की व्याख्या है, पर इसकी वैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल व्याख्या भी की जा सकती है। एक कंप्लीट एक मनोवैज्ञानिक घटना है ये। मतलब वो जो इवेंट है, जो ये भी जो भी होते हैं हमारे पांडव नृत्य, बगडवाल नृत्य, जो भी नृत्य होते हैं, भले ही होते तो देवता के नाम पे हैं, लेकिन इनका वहाँ के जो सामाजिक जीवन है, जो मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हर तरह के उसमें हम देखते हैं कि आंदोलन जितने भी रहे पहाड़ में, उनमें ढोल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मैं उस पे आ रहा हूँ कि आप ये देखो कि जैसे जो भी आंदोलन हुए, अब ये जो ढोल का मैं अभी आपसे कह रहा था ना, प्रयोजन विस्तार जो आधुनिक प्रयोग है, ये तो अभी तक तो हम परंपरागत प्रयोगों पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि ढोल आधुनिक प्रयोगों में भी खरा उतर रहा है। कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो समय के साथ, आधुनिकता के साथ वो अप्रासंगिक हो जाती है, तालमेल नहीं बैठा पाती है, या जो अच्छी नहीं होती है उनको तो समाप्त हो ही जाना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने दिल में भी है, जिनमें अन्यायपूर्ण, जिनके पीछे अवधारणा है। लेकिन ढोल ने आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड आंदोलन बना, ढोल बहुत आगे रहा, लेकिन ढोल वादकों को वो स्थान नहीं मिल पाया जिनके वो हकदार थे या जिनके हकदार हैं आज भी। बिल्कुल। तो ये वो समाज तब भी हाशिए पर था, आज भी हाशिए पर है। हम उस पर थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे अटवाल सर, लेकिन थोड़ा सा और अगर इसको एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो पहले बात करते हैं उस समाज का, उस वर्ग की जो ढोल के निर्माण में पीढ़ियों से रहा। वो तो लगभग एक्सटेंशन की तरफ पहुंच ही गया है, क्योंकि ढोल बनाना अब लगभग पहाड़ से समाप्त हो गया है। तो उसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अमूमन पहले क्या लगभग हर गांव के इर्द गिर्द ढोल बनाने वाले लोग मिला करते थे, और कितने दशक बीते होंगे जब से ये ट्रेंड कम हुआ और मार्केट में जो बाहर से ढोल बन के आ रहे हैं उनका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे असल में ये ढोल को लेकर ही नहीं है, ये सभी चीज़ों को लेकर है। जैसे पूरे जैसे कृषि यंत्र हैं आपके, और भी चीज़ें हैं जो पहले जब बाहर से उपलब्ध नहीं होते थे तो स्थानीय स्तर पर बनते थे सभी चीज़ें। जैसे बर्तन है, कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई बनती थी। जैसे ही बाहर से आने शुरू हुए तो स्थानीय उद्योग, वो जो मशीनें हैं, जो बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उन्होंने हमेशा जो हस्तशिल्प है और छोटे जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, उन पे असर डाला है। तो यही बात ढोल पर भी हुई। ढोल जब से बाहर से आने शुरू हुए, मुरादाबाद वगैरह से पीतल तांबे के सब ढोल आ रहे हैं, बढ़िया होते हैं, वेल फिनिश्ड होते हैं, और कीमत में भी जो हाथ से बने होते हैं उससे कम होते हैं, और दिखने में उनसे ठीक होते हैं। तो उनका मार्केट पे कब्ज़ा हुआ, तो स्थानीय जो थे उन्होंने, जो बनाते थे पहले, उन्होंने बनाना बंद कर दिया। तो ये काफ़ी पहले से ऐसा हो गया। पहले जैसे गोचर में, श्रीनगर, अल्मोड़ा वगैरह में लोग स्थानीय स्तर पे बनाते थे ढोल को, लेकिन अभी बाज़ार में आने लग गए हैं ढोल, मार्केट में आने लग गए, तो उन्हीं को लोग खरीद रहे हैं ढोल। तो ये मतलब तांबा, पीतल और चांदी के भी बन रहे हैं ढोल। अभी जैसे बहुत सारे ढोल लोग, पहले जो प्रतिष्ठित लोग थे वो चांदी का ढोल बनवाते थे, अपने घर में रखते थे चांदी का ढोल, या मंदिरों में चढ़ाते थे चांदी का ढोल, और वो आज भी है ये परंपरा। जौनसार, रवाई वगैरह में तो ये बहुत है। चमोली, रुद्रप्रयाग वगैरह में भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। असल में इन चीज़ों का आधुनिकता से बड़ा सीधे संबंध आता है। जहाँ जहाँ एजुकेशन आती है और जहाँ पलायन हुआ, शिक्षा आई, तो सबसे पहले आदमी के पास, उसके बाद पैसा आया, तो सबसे पहले जो छूटता है वो ये फोक छूटता है, उससे वो हट जाता है। आर्थिक विकास और शैक्षिक विकास के साथ ये छूट जाता है। लेकिन अभी पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा एक वर्ग ऐसा आ रहा है कि जो उसको भूल नहीं पा रहे, मतलब अपने फोक को
या जो ढोल वगैरह ये चीज़ें हैं, तो अभी एक थोड़ा सा नई जागृति सी हम महसूस कर रहे हैं कि लोग थोड़ा उनके अंदर एक चेतना आ रही है कि इस तरह का सभी चीज़ अपनी भाषाओं को लेके, पहनावे को लेके, अपने वाद्य यंत्रों को लेके, अपने लोक पर्व को लेके, सभी चीज़ पे एक दोबारा से वो होने लगा है। अच्छा, हम अब एक बार अगर हिस्ट्री को भी देखें, वैसे तो मूल खोजना बहुत ही वेग सा कंसेप्ट हो जाता है कि उसकी, लेकिन अगर हम इस दृष्टि से देखें कि उत्तराखंड में तमाम अन्य वाद्य यंत्र भी हैं, जैसे हुड़का एक प्रोमिनेंट वाद्य यंत्र है यहाँ पे, और डौर थकली बजाई जाती है, ढोल के साथ दमो होता है। इन सब में ढोल ही पहला स्थान क्यों पा लेता है? तो इसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें, और लगभग कितनी सदियों से हम खोज पाते हैं कि ढोल पहाड़ का अभिन्न हिस्सा रहा है, और अन्य तमाम विश्व में जैसे सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और दुनिया भर में भी बजाए जाते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि उत्तराखंड में ढोल जो है वो अन्य तमाम जगहों से कुछ तो डिफरेंट है, कुछ विशिष्ट है। इन बातों को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। एक तो वो जो विशेष स्थान वाली जो बात कह रहे हैं आप ना, तो वो तो उसका कारण तो यही है कि वो यहाँ के विश्वासों में भी है, धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ, आधुनिक समय में भी उसने अपना स्थान बनाने में सक्षम है वो। अभी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में मंचों का भी एक ग्लैमरस वाद्य बनता जा रहा हो। ढोल मंचों पर भी वो सफल रूप से प्रयोग हो रहा है ढोल को। अभी आप ये पांडवास वगैरह के शो देखते होंगे, या और भी हम बहुत सारे शो देखते हैं जिसमें, और एक क्या हो रहा है कि ढोल में एक आकर्षण भी है, एक ग्लैमर भी है। इसका ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नए लड़के भी, आपने महसूस किया होगा कि नए लड़के भी ढोल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, महिलाएं आकर्षित हो रही हैं। आज की तिथि में मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था, ग्राफिकेरा में, दो तीन प्रोग्राम में चले गया मैं वहाँ। तो मैंने तीनों कार्यक्रमों में वहाँ पे मंच से जो बच्चों ने प्रस्तुति दी, उनमें वो ढोल भी बजा रहे थे। तो ये एक ऐसा संकेत के रूप में, हम एक ऐसे इंडिकेटर के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि ये नौजवानों के आकर्षण का केंद्र भी है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं पेंटिंग्स, मतलब ढोल ने कितने दूसरी जो कला की दूसरी विधाएं हैं उनको ढोल ने आकर्षित किया है, या ढोल को कितने लोगों ने अपना विषय, कला के दूसरे क्षेत्र में कितने कितने विषय बने हैं। तो पेंटर्स का भी ढोल बहुत प्रिय विषय है। मैं देखता हूँ कि जो चित्रकार हैं, बहुत सारे चित्रकारों ने ढोल की पेंटिंग बना रखी है। ये आप भी देख रहे होंगे, अभी ये ग्रेफिटीज में आप देख रहे हैं, ग्रेफिटीज में ढोल को प्रमुखता के साथ चित्रित किया जा रहा है। स्केच, रेखा चित्र, बहुत अच्छे कलाकार, में एक एकेश्वर हटवाल जी का एक स्केच देख रहा था, ढोल पे उन्होंने एक स्केच बना रखा। नए लड़कों ने काफ़ी पेंटिंग्स हैं ढोल की, कविताएं लिखी हैं ढोल पे खूब सारी। इनकी मंगलेश डबराल की तो जो केशव अनुरागी पे है प्रसिद्ध कविता, लेकिन उसके साथ साथ और लोगों ने, जो गढ़वाली जो कवि हैं, नरेंद्र सिंह नेगी, अपने वीरेंद्र पंवार जी, बीना देवशाली बैंजवाल, और भी बहुत लोगों ने ढोल विषय को पर कविताएं लिखी हुई है। आपका भी नाटक है? मेरा एक नाटक है, और उस नाटक पे फिल्म भी बनी है, और वो फिल्म अभी कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी जा चुकी है, और जो है वो किताब के फॉर्म में भी उपलब्ध है। किताब अभी बस छपने वाली है। अच्छा। विषय एक जी हैं, उनकी एक कहानी है ढडवार, ढोल पर है वो, तो बहुत ही शानदार चित्रण है जो हमारे समाज ने ढोल वादकों के साथ जो व्यवहार वो करते हैं, तो उसका। अब ये टॉपिक आया है, और ये इस टॉपिक पे बहुत कम बात होती है, बहुत कम लोग हिचकते हैं इस पर बात करने में, लेकिन जातिगत भेदभाव पहाड़ में बहुत जगह बहुत स्ट्रांगली घुसा हुआ है। और अभी एक रिसेंट इंसिडेंट तो हमने देखा जोशीमठ के पास का, जहाँ पर इसी तरह का विवाद हुआ ढोल बजाने को लेकर के, और इस तरह की घटनाएं तमाम जगहों से आती रहती हैं कि वो वर्ग जिसने हमारे पहाड़ी समाज के इतने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र को पीढ़ियों से, सदियों से उसको रेलेवेंट बनाए रखा, उस कला को जीवित रखा, उसके साथ में इस भेदभाव की बातें जब आती हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है एक सोसाइटी के तौर पर हम सभी के लिए। और फिर हम देखते हैं कि उसी पीढ़ी के नए बच्चे
फिर उस कला से बचना चाहते हैं क्योंकि वो उसे रिलेट करते हैं कि ये बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं है, या अगर वो भी अपने पिताजी की तरह ढोली बनेंगे तो समाज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये इसको कैसे टैकल किया जाए और कैसे उसको एक जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि समर्ण ढोल बजाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा गिर नहीं जाती, लेकिन ढोल को सीधे सीधे जब ऐसे जोड़ा जाता है क्योंकि एक विशेष जाति व्यवस्था के जिस वर्ग से, तो उसको नई पीढ़ी को उसके ढोल के प्रति या उस परंपरा के प्रति आकर्षित करने के लिए किस तरह के बदलाव या किस तरह की चीज़ें सोसाइटी के तौर पर की जाने की ज़रूरत? तो ये है कि जैसे अब इसमें बहुत तरह से लोगों के विचार आते हैं, इसमें हो सकता है मतभेद हो। इस जो अभी आपने कहा इसका निदान कैसे होगा, इस पर क्या हमको करना चाहिए, इस बात को लेकर के हो सकता है आपका सोचना दूसरा हो, मेरा या दूसरे लोगों का सोचना दूसरा हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक तो ये जो ढोल की परंपरा है, जैसे कई बार हम भी सोचते हैं, आप भी इस पे सोचते होंगे कि अस्पृश्यता का और व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है जी। ऐसा मेरा सोचना है, जो मैं इस दिशा में जब कई बार सोचता हूँ। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए अगर वो समाज, दलित वर्ग जो ढोल बजा रहे हैं, वो अगर ढोल बजाना बंद कर देंगे तो तब भी उनको समाज में वो स्थान नहीं मिलेगा। ये पूरे उत्तराखंड में जो अभी आप कह रहे थे, यहाँ भी जातिगत भेदभाव पूरे हमारे देश की तरह वैसा का वैसा ही है आज की तिथि में भी। अगर ऐसे दूसरे व्यवसाय में भी है, जैसे अगर जो हस्तशिल्पी है, जो मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाना छोड़ देगा तो तब भी उसको समाज का दृष्टिकोण वही रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि जो सवर्ण समाज है, अगर उसने कल के दिन ढोल बजाना शुरू कर दिया या कुछ हस्तशिल्प अपनाना, मूर्तिकार बन गया हो, मूर्ति बनाना, तो वो तो बड़ा मूर्ति, उसका तो उसी पे वो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझेगा। वो मतलब उसकी जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वो ख़त्म नहीं होगी, वो वही बना रहेगा। तो ये तो पूरे देश में ये इस तरह का दर्शन तो है ही कि वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो जाति नहीं है। ये बहुत सारे चिंतकों ने दल। लेकिन इसका तीन चार जो मुझे लगता है कुछ कारगर तरीके हो सकते हैं। जैसे लिखाई, एक तो पूरा ये है कि जो वो वर्ग है वो ठीक से पढ़े लिखे तो उनको बहुत अच्छा सा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जिस बात को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, आर्थिक रूप से ताकत प्राप्त करना। शिक्षा की तो है ही, होनी चाहिए ताकत, बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पैसों की जब बात आती है तो पैसों को, अब ये प्रवचन वगैरह ने दिमाग खराब कर दिया ना लोगों का, पैसा मैल है। अरे ये दुनिया आज के सबसे ताकतवर आदमी, पैसों से बुद्धि भी अर्जित हो जाती है, बुद्धि खरीदी जा सकती है, पढ़ाई लिखाई खरीद सकते हैं आप। अमेरिका जो कलाकार वर्ग है, जो हमारा वादक वर्ग है, उनको अब चूँकि ढोल को लेकर अभी आपकी हमारी बात हुई, ढोल को लेकर के उत्तराखंड के लोगों का एक अलग तरह का विशिष्ट सेंटिमेंट तो है ही, बिल्कुल, बहुत भावनात्मक जुड़े हुए हैं। और आज की तिथि में अब लोगों के पहले के मुकाबले पैसे भी हैं, तो जो वादक वर्ग हैं उनको एक प्लान करना चाहिए, एकदम एक अपना ग्रुप बनाने चाहिए, बहुत मजबूत से, स्ट्रॉन्ग से, जो है वो मजबूत हाँ, मतलब जिसको एक संगठित तरीके से। अभी तो असंगठित क्षेत्र हुआ ना, जो ये काम का, कार्य का संगठित तरीके से ये काम करना चाहिए, मजबूत तरीके से। और बहुत अच्छी सी आपको, असल में क्या हो रहा है इसमें में भी यही चीज़ है कि अभी तक वो जो वर्ग है
वो उपभोक्ता की शर्तों पर काम कर रहा है। निर्धारित उसके पारिश्रमिक का निर्धारण भी उपभोक्ता कर रहा है, ठीक। सेवा शर्तें भी उपभोक्ता की है। जबकि होता क्या है, जो सेवा प्रदाता है, सेवा देने वाला है, कीमत का निर्धारण भी वही करता है। आप जो भी सेवाएं लेते हैं आप उससे उसकी शर्तों पे करते हैं ना। और सेवा शर्तें भी सेवा प्रदाता की होती है कि कितना करेगा, वो कैसे करेगा, क्या चाहिए उसको, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो ये उलटना पड़ेगा। जो उपभोक्ता वर्ग है उसकी सेवा शर्तों की बजाय जो सेवा प्रदाता हैं, जो ढोल वादक हैं, वो अपने शर्तों पर वो काम कर रहे हैं। अपना मूल्य निर्धारण हो उनका ठीक ठाक, अपनी सेवा शर्तें हों कि भाई हम इतना टाइम पे आएंगे, इतना बजाएंगे, और हमको ये खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, रहना का ये ऐसा होना चाहिए इंतज़ाम, और ऐसा नहीं होगा तो हम सीधे सीधे छोड़ के आ जाएंगे। मेरा जो नाटक है उसमें जो जमनदास ढोली है वो यही बात बोलता है। अच्छा। वो एक संगठित तरीके से इस काम को करता है। और अगर ये स्ट्रक्चराइज्ड हो जाए तो वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आज की डेट पे विशेष तौर से जब हम देखते हैं कि आज देहरादून में जितनी भी शादियां हो रही हैं तो ढोली खोजना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए वो जब गांव से ढोली बुलाए जाते हैं तो बीच में कोई मिडिल मैन आ जाता है, और वो मिडिल मैन अपने कमीशन पे ही वो ढोली को तो आज भी कम पैसे, एक दारू की बोतल और ज़्यादा से ज़्यादा एक कुर्ता पजामा दे के विदा कर देता है और अपना अच्छा कमीशन बनाता है। तो अगर ये संगठित होगा तो इकोनॉमिकली भी वो लोग अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। और उन परंपरागत, मैं आपसे कह रहा था, परंपरागत पेशा जैसा ये जो एक जो परिभाषा है ना परंपरागत पेशा, तो आज के ज़माने में परंपरागत पेशा जैसा कुछ नहीं होता। पूरा समूह एक परंपरागत पेशा नहीं करता। परंपरागत पेशा तब तक होता है जब तक आपको या आपके आने वाले पीढ़ी को विकल्प के रूप में दूसरा पेशा नहीं मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरा कोई परंपरागत पेशा है कुछ बर्तन बनाना, तो मैं तब तक बनाता रहूँगा जब तक मेरे बच्चे को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। अगर दूसरी नौकरी मिल जाती है तो वो परंपरागत पेशा छूट जाता है। वो ये सब के साथ होता है ऐसा, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे बनिया है, चाहे कोई पूजा कर रहा है, चाहे किसी का घोड़े का व्यवसाय है, किसी का बकरी का व्यवसाय है। जैसे ही उसके आने वो अपनी आजीविका का अपने परिवार की आजीविका उस पेशे से चलाता है। अब अगर उस पेशे में से उसको ठीक ठाक आय मिल रही है तो वो बच्चों को ठीक एजुकेशन दे पाएगा, और अगर नहीं आय हो रही है तो उसके बच्चों को भी वो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो उन बच्चों के पास दूसरे विकल्प नहीं खुलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ढोल वादकों को, जिनके पास गांव में आय का दूसरा साधन नहीं है, उनको बहुत संगठित तरीके से इस काम को करना चाहिए। ठीक ठाक अपना श्रम का सही मूल्य उनको निर्धारित करना चाहिए। और मुझे लगता है आज के समय में उनको लोगों के ना जो भावनाएं हैं उनको कैश करना आना चाहिए ना। व्यवसाय में वही तो हो रहा है। क्या कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया क्या कर रही है आजकल। आप लक्ष्मी की फ़ोटो बेच देते हैं, लाखों की पटाखे बेच देते हैं। गणेश, चाइना ने भारत के मार्केट में गणेश की मूर्तियों से पाट दिया उसने। उसको पता है कि यहाँ के लोग गणेश को बहुत खरीदते हैं। तो कुछ हमारे इन कलाकारों को भी ऐसा करना चाहिए। उनको पता है ना कि आज लोगों के सेंटिमेंट हैं, डोल को लेकर के लोग बड़े, तो भाई आप संगठित तरीके से आप सेवाएं, आप ढंग से संगठित होकर के आप ये काम कीजिए। यहाँ पे मैं रिस्पना में गया, एक कोई ये काम करता है ढोल वादक का, तो उन्होंने एक ऑफिस बना रखा छोटा सा। वो बता रहे थे मुझे कि मैं एक सीज़न में 5 लाख कमाता हूँ सिर्फ कमीशन का। सिर्फ कमीशन का। लोगों के यहाँ तक मतलब जो गांव में ढोल वादक हैं उनको लोगों से कनेक्ट करवा रहे हैं और बस बीच में कमीशन से ही सिर्फ उनका खाली फ़ोन नंबर रखा हुआ है अपने पास, और उनसे बॉन्ड भरवा रखा है। वो जो बता रहे थे मुझसे कि जो 25-30 ढोल वादक हैं उनसे उनका एग्रीमेंट कर रखा है कोर्ट का। अच्छा। हाँ, बता तो वो ऐसा भी रहते मुझे कि मैंने उनको 50-50 हज़ार रुपया दिया है सशर्त।
अच्छा। कि मैं जो आपकी बुकिंग होगी आपको 100% वहाँ पे पहुँचना होगा इतने बजे, अगर आधा घंटा भी लेट हो गए तो आप पर कुछ ऐसा इस तरीके से मैनेजमेंट कुछ ऐसा किया उन्होंने, पैसे कटे जाएंगे, हाँ कट जाएंगे कुछ इस तरह का। क्योंकि वो ये भी बता रहे थे, अच्छा वो जो व्यक्ति ये मुझसे कह रहा था वो विवाह के अवसर पर किसी ढोली के न पहुंचने की संवेदनशीलता को समझता है वो अच्छे से। माना आपके मंगल स्नान तैयारी में ढोल वादक नहीं पहुंचा तो जो मालिक है, जो शादी करने वाला, वो तो उस पर चढ़ पड़ेगा। तो उस हिसाब से उसने ये अपना संगठन बनाया। तो वो कहता मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ इस काम को। अच्छा। हाँ, और इतनी अच्छी इनकम है। और एक बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी हैं, अस्पृश्यता, छुआछूत, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये है। लेकिन कुछ जैसे वो बता रहा था कि इसमें अच्छा ये है कि जो पहाड़ के जो हमारे वादक हैं, कहते हैं उनके साथ कोई नहीं आती, सिवाय कभी कभी वही वो किसी आयोजन में नहीं पहुंच पाते हो, पहाड़ों में स्थितियाँ ऐसी हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कुछ लड़के, नए लड़के दिल्ली में हैं, बंगलोर में हैं या चंडीगढ़ में हैं, वो सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, जैसे होटल वगैरह में अच्छे वो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली, बम्बई, उन्होंने फ़ोन नंबर दे रखे हैं। जैसे मैं बुकिंग की बात करता हूँ तो एकदम टाइम शेड्यूल रहता है उनका, इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे बजाना है, रात को इतने बजे बजाना है, दूसरे दिन इतने बजे बजाना है, इतने बजे आप फ्री हैं। तो वो अपने उसके साथ आते हैं, वो ठीक उस टाइम पे आते हैं और आकर के अपना बहुत वेल ड्रेस में आते हैं, वो बहुत शानदार तरीके से। वो ये भी बता रहे थे कि वो उस शादी का खाना तक नहीं खाते हो। अच्छा। हाँ, वो कह मैंने उनसे ये बोला है कि आप वहाँ खाना भी नहीं खाएंगे। तो कई लड़के खुद भी नहीं खाते हैं, वो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं नहीं हम ये नहीं खाते हैं, हमारा ये है। और बहुत वेल ड्रेस होते हैं, बहुत शानदार तरीके से बजाते हैं, बहुत अच्छी सी सेवा देते हैं, अपना पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे करके ठीक ठाक वो पैसा कमा रहे हैं। तो अब ये जो कलाकार हैं, ये अगर पैसा, जैसा मैं कह रहा था, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे आप अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मेरे पास मैं एक दो ऐसे वादकों को जानता हूँ अच्छे से, जिन्होंने बच्चों के, असल में उनके पास बहुत दूसरे विकल्प नहीं थे आय के, तो उन्होंने उसी को ताकत बनाया, अच्छा सा पैसा कमाते हैं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी उन्होंने, आज उसमें रखा देहरादून में। आज उनके बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छा एजुकेशन उनको मिला है। तो एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वाला 100% जो मैं बता रहा हूँ ये एक 100% निरापद रास्ता है, लेकिन ये भी एक रास्ता हो सकता है, एक बेहतर रास्ता हो सकता है अगर उससे अच्छी इकोनॉमी जुड़े, इसको, हाँ, इस समस्या के निदान के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है। और ये तो उनका पक्ष है जो ढोल वादक है, इस पे थोड़ा उनको काम करना पड़ेगा। अच्छे ड्रेस के साथ आए, वो अच्छे से उसके साथ अपना, मतलब हम जो जैसे खाने पीने की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी के लिए निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये जो मेरा नाटक है इसमें जमन दास जो पात्र है इसका, जो हीरो है नाटक का, वो यही बातें करता हो, वो अपनी शर्तों पर ढोल बजाता है। वो ये बोलता है कि भाई मैंने अगर आना बजाना तो मैं जो बोलूँगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, मतलब ये रखता है। तो नाटक में ऐसा भी होता है, जो सवर्ण होते हैं वो बोलते हैं शर्तें, यार गजब हो गया, शर्त मतलब तुम शर्त रख रहे हैं, बताओ, तुम्हारी हम इज्जत कर रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं। तो वो जमन दास ये कहता है कि भाई ऐसा है ठाकुर साहब, मान सम्मान आप अपने पास रखिए, मुझे मेरा न्यायोचित पैसा दे दीजिए और मुझे मेरी शर्तों, मुझे मेरी बेइज्जती नहीं करनी है, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत की कोई भूख नहीं है, बस जहाँ पर तुम अपमान करेंगे मैं चुप नहीं रहूँगा, बस मेरी ये शर्त है। मुझे रहने का ठीक इंतजाम अगर तुम कर सकते हैं, खाने का उचित इंतजाम, मेरा उचित मेहनत आना, बस, और अपमान नहीं, बेइज्जती कहीं पर होगी मैं चुप नहीं रहूँगा।
मतलब ये मजबूती हमको लानी पड़ेगी। और दूसरा जो समाज है, सवर्ण समाज है, अब पता नहीं, मतलब हम कई बार मुझे लगता है कि हम तो कुछ मामलों में तो अपने को बहुत अपडेट होते हैं। ये भी है नाटक में एक संवाद, उसमें 2 ट्रेडिशनल पात्र होते हैं ना, दकियानुसी, उनके दिमाग में वही चीज़ें पुरानी रहती है। तो जमन दास उनको बोलता है, यार देखो पंडित जी, आपने मोबाइल जो है आप दिखाना ज़रा, मोबाइल कौन सा है। वो दिखाते, बोलता अरे वाह यार, ये तो एप्पल का है, एकदम अपडेट, अरे ये तो एकदम लेटेस्ट है, इसके तो फीचर सब नए हैं। कहता हाँ, मैं मतलब मुझे शौक़ है। तो वो ये बोलता है, देखो अब वो बोलते हैं ना, वो ये भी बोलते हैं कि अच्छा आप ये बताइए, आप पंडित हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे तो देहरादून में हैं, कॉन्वेंट में। तो वो ये कहता है कि अच्छा, आपने मोबाइल ये रखा हुआ है, बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में, आपकी पत्नी, मतलब आपने जीन्स पहन रखा है, और हमको आप कह रहे हैं कि आप ढोल बजाना क्यों छोड़ दिया आपने। हमको आप कह रहे हैं कि यार अब तो सब ने, ढोल वादकों ने ढोल बजाना छोड़ दिया है, मतलब क्यों। हम बोलता है ना भाई, ज़माना खाली तुम्हारे लिए बदल रहा है, हमारे लिए भी तो वही ज़माना आ रहा है, हम भी तो उसी ज़माने में हैं। जब तक लाभ नहीं होगा हमको, जब तक सम्मान नहीं होगा, तब तक क्यों बजाएंगे भाई हम। अगर आप चाहते हैं कि, असल में वो ये कहता है कि जो आप रो रहे हैं ना रोज़ कि ढोल ख़त्म हो रहा है, ढोल ख़त्म हो रहा है, ढोल बजाना छोड़ दिया लोगों ने, इसका कारण हम नहीं है, इसका कारण तुमने बजवाना छोड़ दिया है। तो वो कहता है यार बजवाना तो हम तो बोल रहे हैं बजाओ। अरे तो उसने कहा भाई देखो, तुम अपडेट नहीं हुए हैं, तुम आज भी चाह रहे हैं फ्री में बजाए, आप पैसा खर्च करो ना, आप बुलाओ ना, तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा, आप डीजे वालों के लिए 10,000 दे देते हैं, आप दो ना उसको 1,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो ना, उसको रेट बढ़ाओ ना उसके। अरे कोई ढोली का बच्चा वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, उससे करवाओ ना काम, उसको 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो, अच्छी खासी कीमत दो उसको, क्यों नहीं बजाएगा वो। बजाएगा, कीमत मिलेगी तो बजाएगा, मूल्य मिलेगा तो बजाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि वैसी फ्री में पुराने जमा, तो वो समय गया इससे। तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक आर्थिक ताकत भी एक हल हो सकता है, और ये सम्मान भी दिला सकता है। असल में होता क्या है ना, जैसे शिक्षा को हम अधिक महत्व देते हैं कि यार शिक्षा से आदमी की इज्जत बनती है, लेकिन पैसे से भी बनती है। मतलब अगर ठीक ठाक वो लोग कमाने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, और संगठित है, थोड़ा मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। तो ये भी एक हो सकता है रास्ता। और हम जो शिक्षा के स्तर पे, मतलब फॉर्मली और स्ट्रक्चरली एक एजुकेशन सिस्टम बनाकर ढोल को पढ़ाया जाना और सिखाया जाना, ये भी अभी तक इसमें भी हम लोग सफल नहीं हुए हैं। हाँ, अब ये अभी तक तो हम बात कर रहे थे सामाजिक, मतलब सामाजिक स्तर पर हमको क्या करना चाहिए। असल में इसमें ना बहुआयामी हस्तक्षेप की ज़रूरत है जी। अब वो जो अभी आप कह रहे हैं, ये सांगठनिक तौर पर हम इसके विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, संगठित तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्या क्या इसमें प्रयास होने चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जाए, इसमें डिप्लोमा डिग्री की व्यवस्था हो, इसका पाठ्यक्रम बनाया जाए, इसका शास्त्र का निर्धारण हो, ढोल जो शास्त्र है उसको आगे लाने का प्रयास किया जाए। उसमें ढोली जो वर्ग है, असल में उस वर्ग, जब हम ढोल बजाने की बात कर, ढोल बचाने की बात कर रहे हैं, ढोल को बजाने की बात कर रहे हैं, ढोल के विकास की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमको उन वादकों के विकास पर भी चर्चा करनी चाहिए ना भाई। वो समाज अगर वो मजबूत नहीं बना तो फिर कैसे हम, ये तो अधूरा हो जाएगा, फिर ये तो एक बातचीत हो जाएगी। तो उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए जी। और जैसे हम कुछ जगह देखते हैं कि कुछ जगह तो मंदिरों में बाकायदा, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ पर तो पोस्ट है बाकायदा, और तमाम अन्य पहाड़ के मंदिरों में भी ढोली की जगह तो है, लेकिन उसको उन मंदिरों में भी आर्थिक तौर से
उतना अच्छा वो नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर पाए, जबकि मंदिरों की कमाई ठीक ठाक है। भाई मंदिरों में सब जगह ढोल वादक हैं, सब जगह है, लेकिन जो नियुक्ति है वो सिर्फ बद्रीनाथ में है। कर्मी के रूप में, स्थायी राज्य कर्मी के रूप में उनकी नियुक्ति सभी मंदिरों में नियुक्त कीजिए। बिल्कुल भाई वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है ना। और बाकायदे सरकारी कर्मचारियों के रूप में आप रखें। आप संगीत में जो संगीत के पद आते हैं उसमें नियुक्ति के लिए आप ढोल में डिप्लोमा को आप अनिवार्य कर दीजिए। ढोल की जानकारी को या लोक की या फोक की जानकारी को एक विषय के रूप में आप अनिवार्य बना दीजिए, ताकि वो प्रमोट हो ऐसी चीज़ें। और भी तरीके हो सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। आप और कहाँ कहाँ रख सकते हैं ढोल वादकों को। जैसे मैं एक नए प्रयोजनों की बात जैसे हम कर रहे थे, जैसे मतलब कोई नेता जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में साहब ढोल बज रहे हैं, तो ये एक नया प्रयोजन हुआ। उत्तराखंड आंदोलन में ढोल वादकों का जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व रहा है, लेकिन उसको चिन्हित नहीं किया गया है। उनको वो रिकॉग्निशन भी कभी नहीं मिल पाया है। उनको उस तरह का जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आगे हमको और भी इसके प्रयोग सोचने चाहिए, उपयोग सोचने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम ढोल वादकों को एक तरह का इतना काम दें और इतना उनको पैसा दें, इतना पारिश्रमिक दें कि उनकी आने वाली पीढ़ी अपने मन मर्जी का काम कर सके। जो उन पर टैलेंट है, IAS बने, PCS बने, IIT में जाए, वो तमाम। इस सब के पीछे एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। तो ये दूसरा जो सामाजिक वर्ग है, सवर्ण समाज है, अगर वो वास्तव में प्रेम करता है अपनी संस्कृति से और ढोल से, तो उनको ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं तो खाली ये तो होता है तो बोलना आजकल। तो हम इस इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले वापस कुछ मूल सवालों पे, कि कितनी चीजें ऐसी हैं हमारी पहाड़ी संस्कृति की जिनकी कल्पना भी ढोल के बिना नहीं हो सकती? भाई ऐसा है, माने जैसे कल्पना करें आपकी ढोल बंद हो गया बजना, पांडव तो नाचिन देवता आएगा ही नहीं किसी। मतलब जब तक मैं उस अर्थों में बोल रहा हूँ, मतलब अवतरण जो होता है जो जी प्रासंगिक हो जाएगा ना वो। मतलब बैंड पे तो नाच ही नहीं सकते ना, वो तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। बगड्वाल नृत्य है, कोणा नृत्य है, आपका गोरील भेरों है, तमाम मतलब बहुत सारे उसमें ढोल का प्रयोग होता है, बहुत सारी चीजें। और शादी में बैंड सिर्फ बाराती जाते हुए बारात स्वागत यहाँ पर बजता है, बाकी मंगल स्नान में नहीं होगा, फेरा फेरने में नहीं होगा। तो आदि से ज्यादा चीजें तो अगर ढोल नहीं है, सपोज आप कल्पना करें कि ढोल खत्म हो गया, तो ये चीजें आदि से ज्यादा नृत्य समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आप बैंड पे नचाने की कोशिश भी करेंगे तभी वो उतने तालों को नहीं बजा पाएगा ना। पांडव नृत्य के 10-12 ताल हैं। अब फिर वो जो मैं आपसे कह रहा था, वो जो दिमागी एक वो बना हुआ है, एक पूरा एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो उससे भावनाएं जुड़ी हुई है। जैसे ही ढोल पे ताल पड़ता है तो पहाड़ में जो आदमी है उसके अंदर एक केमिकल का रिसाव होने लगता है। वो जैसे जो एक मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं कि हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस में वो ऐसे है, में हम उत्तेजित होते हैं, हमको अच्छा लगता है, फिर एक केमिकल का रिसाव होता है, फिर हमको आनंद आने लगता है। तो वो सब ढोल के कारण होता है, वो ठीक उस तरह के नाद के कारण। यहाँ तक कि अभी जैसे मैंने देखा कुछ नए उसमें दमाओं पर ना वो लगाने लगे, वो प्लास्टिक के आता है ना, वो जो वो वाले पूल लगाने लगे हैं। तो वो भी उसमें बता रहे थे उसमें देवता नहीं आ रहा है। अच्छा। कहीं मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने वो दमाओं पे, तो वो खाली कह कर के गुरुजी वो ऐसा कहते हैं कि ये तो ऐसे वैसे बजाने के लिए, इनमें अगर इनमें बजाओ तो इनमें देवता नहीं आता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में तो वो वाली आवाज है ना इंस्टॉल, पुरानी वाली आवाज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में अगर लोग कहते हैं कि आप
जो बहुत ज्यादा हम लोग भी हैं उसमें शामिल, जो कहते हैं साहब ढोल ढोल। तो ऐसा कुछ संगठित रूप से जो सवर्ण समाज है उनको इस तरह के प्रयास करने चाहिए भाई। और हमारे कह रहे हैं जैसे एक चीज है, मतलब दावे करने को आप मौखिक कई दावे कर रहे हैं, हमारे सारे मंदिरों में सब जगह उनको नियुक्ति दे दीजिए बाधकों को, और सब जगह एक बोर्ड बनवा दीजिए। जैसे मैं वहां गया महाशू के मंदिर में, वहां बोर्ड पे लिखा हुआ था यहाँ सभी जाति के लोग, यहाँ जाति भेद नहीं है, सभी जाति के लोग मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं ये सारे देश के मंदिरों में लिखवा दो ना, आप लिखवा दीजिए। बहुत सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के भी कदम उठाइए, 2-4। तो बहुत सारे चीजें हो सकती है। तो संभवतया हो सकता है अगर ये वाला आर्थिक रूप से अगर मजबूती देने के लिए हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ बुरी चीजें जो है वो थोड़ा पटरी पे आ जाए। और बस एक लास्ट उसका जिक्र इस बातचीत में हल्का सा हुआ था कि उत्तराखंड का ढोल विशिष्ट है बाकी अन्य तमाम की ढोल तो पूरे भारत में और विदेशों में भी मिलता है, लेकिन वो कैसे थोड़ा भिन्न है जबकि अन्य इंस्ट्रूमेंट बाकी वैसे ही हैं जैसे बाकी पूरी दुनिया में। हाँ, जैसे एक तो आकार की दृष्टि से वो मुझे बिल्कुल अलग लगता है ढोल। जो देश में और दुनिया के जो दूसरे ढोल हैं उनके मुकाबले, उनसे अगर तुलना करें तो यहाँ के ढोल का जो आकार है, जो उसका पूरा मड़ाई है, जो उसमें रस्सियाँ हैं, उस दृष्टि से भी अलग है वो। उसके साथ दमाओं की जो संगति है और जो ढोल और दमाओं का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक तालमेल है उसका, उस दृष्टि से भी वो बहुत विशिष्ट है। ऐसा तालमेल आपने दूसरे वाद्य यंत्रों में नहीं देखा होगा। इस तरह का दमाओं ढोल के साथ जो संगति निभाता है, ढोल दमाओं के साथ जो संगति निभाता है, इस दृष्टि से बिल्कुल अलग है वो देश के सारे ढोलों से। जो ताल, जो जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, ताल की दृष्टि से आपने, जितना मुझे जानकारी है, और ढोलों में बिल्कुल 2-3 4-5 तरह के से बजते हैं अन्य इलाके के। लेकिन यहाँ पर मतलब कई ताल हैं, कई ताल ऐसे हैं जिनको संगीतकार, संगीत जानने वाले लोग ताल कहते ही नहीं है। वो मतलब गीतों में नहीं बजते, वो कैरवा और 3 ताल और इनसे बिल्कुल अलग हटके हैं, अलग ही तरह से बजते हैं। तो वादन की दृष्टि से भी बिल्कुल अलग तरह का है। बाकी जो उसके उपयोग हैं जो वो तो अलग है, हाँ, चर्चा हुई है। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा अलग है। बाकी वाद्य यंत्र आपने देखा होगा कि जैसे मसक बीन है, तो मसक बीन भी सभी दुनिया में है। और हाँ, ये क्योंकि ये बैक पाइप और मसक बीन का जिक्र आया तो एक थोड़ा सा जिक्र इस पे भी कि हम उसको तो हम ट्रेस कर पाते हैं कि वो लगभग विश्व युद्ध के समय जब इधर से गढ़वाल के और कुमाऊं के जो फौजी वहाँ गए थे, वहाँ से लौटे तो उनके साथ में वो इंस्ट्रूमेंट इन इलाकों में आया। पर ढोल के बारे में उससे कई सदी पहले से ढोल का जिक्र जो है वो मिलता है। तो क्या हम उसको कुछ वो कर सकते हैं? हालांकि मतलब क्या क्या प्रचलित व्याख्याएं हैं उसकी, कोई सटीक जवाब तो इस सवाल का नहीं है, लेकिन क्या क्या प्रचलित धारणाएं हैं? नहीं, मैं असल में एक जगह, अब मैं नाम कहना ठीक नहीं है, मैं 1-2 जगह ये असल में वो जो ढोल को लेकर के एक तो जो मिथक होते हैं वो तो खैर अब मिथक तो मिथक हुए। जैसे ढोल के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो शिव जी ने, ढोल सागर में ये वर्णन है ना कि शिव ने इस संसार की जो सन्नाटा, जो जब धरती की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो सन्नाटा था उसको भंग करने के लिए ढोल की रचना की। ये ढोल सागर में इस तरह का वर्णन आता है। और ढोल सागर में ही शिव पार्वती के संवाद के जिक्र में भी इसका, तो संवाद के माध्यम से ढोल के बारे में बताया गया है। जैसे पार्वती सवाल करती है, प्रश्न पूछती है, तो शिव जी उसके जवाब देते हैं। तो फिर वो जैसे ढोल के तमाम जो अंग प्रत्यंग हैं वो देवताओं के नाम पर रखे गए हैं।
शिव जी कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, इसकी जो पहली कसड़ी थी वो ये, दूसरी कसड़ी तीसरी, मतलब ऐसा उसको ऐसा जोड़ा गया है, एक मिथक समझ लो इसको। और अब ढोल जो शब्द है, अब ये पंजाब में जो ढोल बजता है उसको भी ढोली कहते हैं, मैदानों में जो बजता है उसको भी ढोली कहते हैं, पाकिस्तान में भी ढोल कहा जाता है, सभी देश के बहुत सारे वो वही ढोल है, वो शब्द तो वही है। और कुछ लोग इससे संभवतया कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो उत्तराखंड का ढोल है उसका पहला जिक्र आईने अकबरी में है, अकबर के जमाने में है उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि वो ढोल तो कोई भी ढोल हो सकता है। अब उसका जिक्र मतलब उसमें ये तो नहीं कहा गया है कि भाई वो ऐसा होता है, उसके पूरे आकार प्रकार का वर्णन तो नहीं होगा ना। बाद में कुछ लोग अमीर खुसरो को भी इसका श्रेय देते हैं कि भाई लेकिन अमीर खुसरो ने दूसरे ढोल का वर्णन किया है। तो ढोल कब आया उत्तराखंड के जीवन में, इस पर अभी बहुत कुछ कहना, कोई स्थापना देना बिना बहुत जानकारी के जल्दबाजी होगी। अब मैं कह दूं कि साहब नहीं ये तो 300 साल पहले आ गया, बाकी आधार क्या है मेरे पास। क्योंकि लोक हमेशा हाशिए पर रहा है। लोक का कभी भी कोई दस्तावेज, कोई लिखित, कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। न लेखकों ने कभी महसूस किया इसको अपने उसमें लाने का। तो बिना साक्ष्य के आधार पे कुछ कह देना, भाई जो हम देख रहे हैं कि विगत 100-150 सालों से हमको जो अंग्रेज लोगों ने जो फोटो उन्हीं के माध्यम से मिला है, हमको जो फोटो दिखती है या 100-1 साल पहले की, या कहीं थोड़ा उस समय ढोल के माध्यम से स्वागत वगैरह की जो बात करते हैं, तो इतना हम कंफर्म कह सकते हैं कि 200 साल से तो ये बज रहा हमारे समाज में। बद्रीनाथ के वहियों में उनके जो दस्तावेज हैं उसमें ढोल का जिक्र बताते हैं। पंचवाद्यों की बात की गई है वहां पर, देवता के पंचवाद्य, तो उन पंचवाद्यों में ढोल दमाऊ भी बताया जाता है। ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो बद्रीनाथ में जब हम ढोल की बात करें तो हो सकता है तब हम ये मान के चल रहे हैं कि संभवतः वो यही ढोल होगा, इसी ढोल की बात। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 200-300 साल से ये ढोल जो है यहाँ के लोक जीवन का अभिन्न अंग होगा। बिल्कुल। और विगत जब से आप और हम देख रहे हैं, तो हम तो देख ही रहे हैं कि ढोल यहाँ के सांस्कृतिक जीवन का और यहाँ के लोक जीवन का बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो बहुत शुक्रिया हटवाल सर, इतना डिटेल में इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा। हटवाल सर के साथ हम अभी ऐसे तमाम विषयों पर, उत्तराखंड के लोक से जो विषय जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोक नृत्यों पर हटवाल सर का विस्तृत काम है। उन्होंने किताबें लिखी हैं लोक नृत्यों पर, और उनकी किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। उनके लिखे कहानी संग्रह भी आपको वहाँ मिलेंगे, और उनकी उत्तराखंड के समाज के इर्द गिर्द गढ़वाली और हिंदी दोनों में ही उनका लेखन है, वो किताबें आपको मिलेंगी। कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आने वाला एपिसोड हम उनके साथ किस टॉपिक पर करें। वो उत्तराखंड के लोक नृत्यों पर, उत्तराखंड के लोक गायन पर, उत्तराखंड के लोक देवताओं पर और नंदा देवी पर बहुत विस्तृत काम हटवाल सर का रहा है। तो आप बताइएगा, हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। हटवाल सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बारामासा पॉडकास्ट का अगला एपिसोड जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए बारामासा।